नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका फाइनेंस फोलियो में। साथियों, आप आईपीओज में तो अप्लाई करते हैं, लेकिन आपको अलॉटमेंट बहुत कम आईपीओज में देखने को मिलता है। आज हम अपने इस वीडियो में ये जानेंगे कि आईपीओ अलॉटमेंट का पूरा प्रोसेस क्या है, कौन सी कैटेगरी आपके लिए बेहतर है, शेयर होल्डर और एचएनआई कैटेगरी में अलॉटमेंट कैसे होता है, क्या शेयर होल्डर कैटेगरी के साथ रिटेल या एचएनआई में भी अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ ऐसी ट्रिक्स हैं जिनको यूज कर आईपीओ अलॉटमेंट के चांसेस को बढ़ाया जा सकता है, जिनकी चर्चा हम वीडियो में आगे करेंगे। लेकिन साथियों, आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फाइनेंस और मार्केट से जुड़ी हुई जानकारी से अपडेटेड रहने के लिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। साथियों, इस वीडियो के टॉपिक्स आपके स्क्रीन पर हैं। हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि रिटेल और एचएनआई कैटेगरी को कैसे डिसाइड किया जाता है, रिटेल और एचएनआई कैटेगरी में अलॉटमेंट के क्या रूल्स होते हैं, इसके साथ ही हम शेयर होल्डर कोटा के अलॉटमेंट के क्या रूल्स होते हैं उनके बारे में भी डिस्कस करेंगे। ये भी देखेंगे कि डिफरेंट कैटेगरीज में हमें आईपीओ को कैसे अप्लाई करना चाहिए, क्या शेयर होल्डर कोटा के साथ रिटेल या एचएनआई एप्लीकेशन लगानी चाहिए। इसके अलावा एचएनआई, रिटेल और शेयर होल्डर कोटा में अलॉटमेंट के क्या चांसेस होते हैं, इनकी कैलकुलेशंस कैसे होती है। इसके आधार पर आप ये पहले ही डिसीजन ले पाएंगे कि हमें किस कैटेगरी में अप्लाई करना चाहिए, कौन सी कैटेगरी हमारे लिए बेहतर है। इसके अलावा लास्ट में हम चर्चा करेंगे कि अलॉटमेंट के चांसेस को कैसे बढ़ाया जा सकता है। तो बिना देरी किए आगे बढ़ते हैं। तो साथियों, सबसे पहले हम टाइप्स ऑफ इन्वेस्टर्स को समझेंगे कि कितने टाइप के इन्वेस्टर्स होते हैं। साथियों, आईपीओ में 4 टाइप के इन्वेस्टर होते हैं: क्यूआईबी, एनआईआई, रिटेल और कुछ रिजर्व्ड कैटेगरी के इन्वेस्टर होते हैं। क्यूआईबी के अंडर में बैंक्स आते हैं, म्यूचुअल फंड्स आते हैं, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर आते हैं, इंश्योरेंस फंड्स आते हैं, पेंशन फंड्स आते हैं, प्रोविडेंट फंड, वेंचर कैपिटल फंड्स आती हैं। ये सारे क्यूआईबीज के अंडर में आते हैं। इन्हीं में से कुछ एंकर इन्वेस्टर होते हैं। साथियों, जब कंपनियां आईपीओ लेके आती हैं तो कंपनियां इन्हीं इंस्टीट्यूशंस को एंकर इन्वेस्टर बनाने के लिए अप्रोच करती हैं और डील करती हैं कि आप हमारी कंपनी में लमसम अमाउंट इन्वेस्ट कर दीजिए और एंकर इन्वेस्टर बन जाइए। उसके बदले में हम आपको प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट देंगे, यानी हम आपको शेयर्स अपने हिसाब से अलॉट करेंगे। इसके अलावा साथियों, रिटेल कैटेगरी होती है। यदि कोई रिटेल इंडिविजुअल इन्वेस्टर 2 लाख से नीचे की एप्लीकेशन लगाता है तो उसको रिटेल कैटेगरी में कंसीडर किया जाता है। अगर वो एप्लीकेशन 2 लाख से ऊपर की लगा रहा है तो उसको एचएनआई में कंसीडर किया जाता है, हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स में। एनआईआई की बात करते हैं तो इसमें हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स आते हैं, एचयूएफ आते हैं, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिलीज और कॉर्पोरेट्स आते हैं। अगर हम रिजर्व्ड कैटेगरी की बात करें तो इसमें एम्प्लॉइज आते हैं, शेयर होल्डर आते हैं। जब भी कोई कंपनी अपना आईपीओ लेके आती है तो वो अपने एम्प्लॉइज के लिए कुछ प्रेफरेंस देती है, शेयर होल्डर्स के लिए प्रेफरेंस देती है। कई बार हमें देखने को मिलता है जो एम्प्लॉइज का प्राइस बैंड होता है वो हल्का सा कम रखा जाता है एज कम्पेयर टू अदर इन्वेस्टर्स। इसके अलावा कई कंपनियां शेयर होल्डर कोटा लेके आती हैं, जिनके पास ऑलरेडी उनकी पेरेंट कंपनी के शेयर्स हैं। वो शेयर होल्डर कोटा के थ्रू अप्लाई कर सकते हैं और उसमें अलॉटमेंट के चांसेस एज कम्पेयर टू अदर कैटेगरी ज्यादा होते हैं। शेयर होल्डर कैटेगरी में अप्लाई करने के साथ साथ और किस कैटेगरी में हम अप्लाई कर सकते हैं, ये आगे हम इस वीडियो में जानेंगे। आज हम अपने इस वीडियो में रिटेल, शेयर होल्डर कोटा और एचएनआई के बारे में डिस्कस करेंगे, क्योंकि अगर हम क्यूआईबीज के बारे में डिस्कस करते हैं तो वो थोड़ा लंबा टॉपिक हो जाएगा, जिसको कवर होने में टाइम लगेगा। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि क्यूआईबीज और एंकर इन्वेस्टर्स का अलॉटमेंट कैसे होता है तो आप कमेंट में मेंशन कर सकते हैं। एचएनआई को 2 सब कैटेगरियों में डिवाइडेड किया गया है, स्मॉल एचएनआई और बिग एचएनआई। आप जितने अमाउंट की आईपीओ में बिडिंग करते हैं उसके हिसाब से आपकी कैटेगरी डिसाइड होती है कि आप रिटेल इन्वेस्टर हैं या स्मॉल एचएनआई हैं या बिग एचएनआई हैं। अगर आप एप्लीकेशन 2 लाख से कम की लगाते हैं तो आपको रिटेल कैटेगरी में कंसीडर किया जाता है। अगर आप 2 लाख से 10 लाख के बीच एप्लीकेशन लगाते हैं तो आपको स्मॉल एचएनआई में कंसीडर किया जाता है। वहीं आप अगर 10 लाख से ज्यादा की एप्लीकेशन लगाते हैं तो आपको बिग एचएनआई में कंसीडर किया जाता है। जनरली जो आईपीओ हमें देखने को मिलते हैं उसमें क्यूआईबीज के लिए 50% कोटा रिजर्व रखा जाता है, यानी क्यूआईबीज के साथ इसमें इसके एंकर इन्वेस्टर्स भी होते हैं। 35% रिटेल के लिए कोटा रिजर्व रखा जाता है और नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के लिए 15%। इसी में हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स आते हैं। सबसे पहले हम आईपीओ अलॉटमेंट के कुछ जनरल रूल्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। जब भी कोई आईपीओ आता है तो उसके लिए एक रजिस्ट्रार नियुक्त होता है जो उस आईपीओ के लिए डेजिग्नेटेड स्टॉक एक्सचेंज होता है। ये रजिस्ट्रार उससे कंसल्ट करके आईपीओ का अलॉटमेंट करते हैं। अगर हम रजिस्ट्रार में बिग प्लेयर की बात करें तो आपने नाम सुना ही होगा, लिंकन टाइम, केफिनटेक, बिग शेयर। इनमें से बिग शेयर ज्यादातर एसएमई कंपनियों का रजिस्ट्रार होता है और भी बहुत सारे रजिस्ट्रार है मार्केट में, लेकिन ये 3 बड़े प्लेयर हैं। जो आईपीओ अलॉटमेंट के रूल्स होते हैं वो इन्वेस्टर कैटेगरी के साथ वेरी करते हैं, यानी रिटेल, एनआईआई और क्यूआईबीज के लिए अलग अलग रूल्स हैं।
साथियों, अगर किसी एक कैटेगरी में अंडर सब्सक्रिप्शन रह जाता है और कोई एक कैटेगरी ओवर सब्सक्राइब हो जाती है तो उसको आपस में सेट ऑफ किया जा सकता है, यानी ओवर सब्सक्रिप्शन वाली कैटेगरी को अंडर सब्सक्रिप्शन वाली कैटेगरी में से कुछ शेयर अलॉट किए जा सकते हैं। लेकिन QIB कैटेगरी के साथ ऐसा नहीं होता। QIB कैटेगरी को किसी के साथ भी ऑफसेट नहीं किया जा सकता। अगर QIB कैटेगरी अनसब्सक्राइब रह जाती है तो ये और बाकी कैटेगरियों के सब्सक्रिप्शन के लिए अवेलेबल नहीं होगी। साथियों, अगर कोई कंपनी IPO लेके आ रही है तो उस IPO का उसको 90% सब्सक्रिप्शन मिलना चाहिए उस IPO को सक्सीड होने के लिए। इसी के साथ अगर IPO अपनी अपनी कैटेगरी में अंडर सब्सक्राइब है तो सारे इन्वेस्टर्स को फुल 100% अलॉटमेंट मिलेगा। अगर IPO ओवर सब्सक्राइब हो जाता है तो उसमें लॉटरी सिस्टम या प्रोपोर्शनेटली बेस्ड एलोकेशन किया जाता है। अलग अलग रूल्स हैं अलग अलग कैटेगरी के लिए, वन बाय वन हम आगे देखेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं रिटेल कैटेगरी में अलॉटमेंट कैसे होता है। एक एग्जांपल लेते हैं। अभी रिसेंटली मनवा फाइनेंस का IPO आया था जिसमें रिटेलर्स के लिए रिजर्व शेयर्स थे 43,99,500। लॉट साइज 125 का था, यानी टोटल 35,196 लॉट्स रिटेलर्स के लिए रिजर्व थे। तो यहाँ एक बात क्लियर है कि मैक्सिमम रिटेलर्स को भी ये IPO दिया जाए तो मैक्सिमम अलॉटी इसके एक एक लॉट वाले 35,196 हो सकते हैं। तो इस कैटेगरी में सब्सक्रिप्शन के 3 केस हो सकते हैं। सबसे पहला केस हम देखते हैं। माना कि रिटेल कैटेगरी अंडर सब्सक्राइब रह जाती है, यानी 35,000 लोगों को ये IPO मिल सकता था लेकिन केवल 30,000 एप्लीकेशन आई। टोटल शेयर्स रिजर्व रखे गए थे 43,99,500, लेकिन एप्लीकेशन लगी 43,75,000 की ओनली। तो इसमें जिस रिटेलर ने जितने की एप्लीकेशन लगाई है उनको सबको फुल अलॉटमेंट मिल जाएगा क्योंकि ये IPO अंडर सब्सक्राइब है। अब हम दूसरी कंडीशन देखते हैं। दूसरी कंडीशन में इसमें 38,000 एप्लीकेशन लगी, यानी 38,000 लोगों ने इसके लिए अप्लाई किया, लेकिन मैक्सिमम 35,196 लोगों को ही ये मिल सकता है। तो इस केस में लॉटरी सिस्टम यूज में लाया जाएगा, यानी 38,000 में से 35,196 लोगों को ये IPO लॉटरी के द्वारा एक एक लॉट अलॉट कर दिया जाएगा। फिर किसी ने चाहे एक लॉट के लिए अप्लाई किया हो या 6 लॉट के लिए, अगर किसी की एप्लीकेशन पर IPO अलॉट होता है तो उसको केवल फिर एक ही लॉट अलॉट होगा, इररिस्पेक्टिव उसने कितने ही लॉट के लिए अप्लाई क्यों ना किया हो। एक तीसरी कंडीशन और है जिसमें 32,000 एप्लीकेशन लगी और टोटल 56,25,000 शेयर्स के लिए बिडिंग हुई। तो इसमें अगर 32,000 एप्लीकेशन लगी है तो मैक्सिमम अलॉटीज थे इसके 35,196, यानी इन पूरे 32,000 के 32,000 को एक एक लॉट मिल जाएगा। उसके बाद जितने भी शेयर्स बचेंगे, जिसने जितने ज्यादा लॉट के लिए अप्लाई किया होगा उसको उतने ही ज्यादा लॉट मिलने के चांसेस होंगे। सबसे पहले एक एक लॉट सभी को दे दिया जाएगा, जो बाकी लॉट बचेंगे उनको प्रोपोर्शनेट बेसिस पे दिया जाएगा। तो यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा कि रिटेल कैटेगरी में अलॉटमेंट कैसे होता है। अब आगे चलते हैं और HNI कैटेगरी में देखते हैं HNI कैटेगरी में कैसे अलॉटमेंट होता है। तो HNI में मैंने बताया कि 2 कैटेगरी होती हैं, एक स्मॉल HNI और एक बिग HNI। स्मॉल HNI वो कैटेगरी होती है जिसमें 2 लाख से 10 लाख के बीच एप्लीकेशन लगाते हैं और 10 लाख से ऊपर की एप्लीकेशन को बिग HNI में कंसीडर किया जाता है। किसी भी IPO का जितना कोटा NII के लिए रिजर्व होगा उसमें से 1/3 कोटा स्मॉल HNI के लिए रिजर्व होता है। जनरली देखा जाता है कि IPOs में NII के लिए 15% कोटा रिजर्व रहता है, यानी 5% कोटा स्मॉल HNI के लिए और 10% बिग HNI के लिए। तो साथियों, सबसे पहले स्मॉल HNI कैटेगरी की बात करते हैं। इसमें भी अलॉटमेंट ऐसे ही होता है जैसे रिटेल कैटेगरी में होता है, बस डिफरेंस ये है कि वहां एक लॉट पर अलॉटमेंट होता है, यानी 10 से 15,000 का एक लॉट होता है। वहां आपकी अगर एप्लीकेशन लगती है तो उस केस में एक लॉट मिलता है। यहाँ अगर आपको अलॉटमेंट होता है तो 2 लाख से थोड़ा ज्यादा अलॉटमेंट होगा। उसमें हमने 3 कंडीशंस को डिस्कस किया था, सेम कंडीशंस इसमें भी अप्लाई होती हैं। अगर ये कैटेगरी अंडर सब्सक्राइब रहती है तो जिसने जितने लॉट्स के लिए अप्लाई किया है वो उसको मिल जाएगा। अगर ये कैटेगरी ओवर सब्सक्राइब होती है तो साथियों जितनी एप्लीकेशन स्मॉल HNI कैटेगरी के लिए रिजर्व रखी गई हैं, अगर उससे ज्यादा एप्लीकेशन हमें यहाँ देखने को मिलती हैं तो फिर लॉटरी सिस्टम के द्वारा ही अलॉटमेंट किया जाएगा। अब अगर बिग HNI की बात करें तो इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। अगर ये कैटेगरी ओवर सब्सक्राइब होती है तो यहाँ भी मिनिमम HNI बिड अमाउंट की ही आपको एप्लीकेशन मिलेगी, यानी 2 लाख के शेयर्स ही आपको मिलेंगे अगर ये बिग HNI कैटेगरी भी ओवर सब्सक्राइब होती है। तो बाकी का जो पोर्शन बचेगा, अगर बचता है तो उसको प्रोपोर्शनेट बेसिस पर अलॉट किया जाएगा। साथियों, हम इस वीडियो में मेन बोर्ड IPOs की बात कर रहे हैं। SME IPOs में बिग HNI और स्मॉल HNI में सेग्रीगेशन नहीं होता है। अब हम शेयर होल्डर कोटा के अलॉटमेंट प्रोसेस को समझ लेते हैं। साथियों, शेयर होल्डर कोटा में अलॉटमेंट प्रोपोर्शनेट बेसिस पे होता है, यानी आपने जितनी बड़ी इसमें एप्लीकेशन लगाई है उतने ही आपके अलॉटमेंट के चांसेस ज्यादा हैं। लेकिन साथियों, अगर आप इसमें 2 लाख रुपए से ज्यादा की एप्लीकेशन लगाते हैं, यानी आप स्मॉल HNI में इसमें अप्लाई करते हैं, तो उसके साथ में आप फिर किसी अलग कैटेगरी में एप्लीकेशन नहीं लगा सकते। ना तो आप रिटेल में अप्लाई कर सकते हैं और न ही आप स्मॉल HNI और बिग HNI में अप्लाई कर सकते हैं। तो आपको अगर अपने अलॉटमेंट के चांसेस बढ़ाने हैं तो शेयर होल्डर कोटा में 2 लाख से कम की एप्लीकेशन
एप्लीकेशन लगाएं और इसके साथ आप किसी एक HNI कैटेगरी में एप्लीकेशन लगा सकते हैं। हालांकि ये चीजें IPO टू IPO डिफर होती हैं। इसके बाद साथियों IPO अलॉटमेंट के प्रोसेस पर भी एक नजर मार लेते हैं। सबसे पहले जैसे ही बिडिंग समाप्त होती है उसके बाद में रजिस्ट्रार जितनी भी एप्लीकेशन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को मीट नहीं करती हैं उनको हटा दिया जाता है। जैसे कि अगर आपने शेयर होल्डर कैटेगरी में भी 2 लाख से ज्यादा की एप्लीकेशन लगा दी और रिटेल या किसी HNI कैटेगरी में भी अप्लाई कर दिया तो आपकी दोनों एप्लीकेशन को कैंसिल माना जाएगा। या फिर आपने ऐसा कर दिया कि आपने शेयर होल्डर कोटा में अप्लाई कर दिया लेकिन आप उसके लिए एलिजिबल ही नहीं थे तो भी आपकी एप्लीकेशन को रिजेक्ट माना जाएगा। इसके अलावा कुछ एक एप्लीकेशन टेक्निकल एरर्स की वजह से प्रोसेस कंप्लीट नहीं होता और वो रिजेक्ट हो जाती हैं तो उनको अलग हटा दिया जाता है। इसके अलावा जितनी भी वैलिड एप्लीकेशन बचती हैं कट ऑफ प्राइस पर उनकी ग्रुपिंग की जाती है और अलॉटमेंट का प्रोसेस स्टार्ट होता है। तो साथियों इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको अभी भी IPO अलॉटमेंट प्रोसेस से रिलेटेड कोई डाउट है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। साइनिंग ऑफ फॉर नाउ।